मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज का वीडियो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका थ्योरी अपलोड किया जा सकता है, उसका ही ऑब्जेक्टिव का ये वीडियो होगा। इसमें सभी उन ऑब्जेक्टिव को शामिल किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम था अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है। आपको जब थ्योरी बताया गया था, जब अम्ल और भस्म के बारे में बताया गया था, तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में बताया गया था। वहीं पे आपको बताया गया था कि दुर्बल क्षार जो होता है, यानी आप प्रबल अगर क्षार का देखेंगे तो प्रबल क्षार जो होगा वो आपका होता था NaOH या KOH। आपको बताया गया था कि भस्म क्या होता है। भस्म वो आर्हेनियस के अनुसार, जब हमने दो तीन परिभाषा आपको बताया था, उसी में से एक परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार था। आर्हेनियस के अनुसार क्या था कि वैसा पदार्थ या वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन में OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उन सभी को भस्म कहते हैं। या भस्म स्वाद में कड़वा होता है, या वैसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा हो वो भस्म कहते हैं। तो देखिए, ये तो वो बताया गया था। उसके बाद हमने बताया था कि भस्म कितने प्रकार के होते हैं। प्रबल भस्म यानी स्ट्रॉन्ग आपका बेस, और आपका दुर्बल भस्म यानी वीक बेस। उसी में स्ट्रॉन्ग बेस में यानी प्रबल क्षार में बताए थे NaOH KOH, और दुर्बल आपका दुर्बल जब बताए थे तो दुर्बल क्षार में आपको उसका उदाहरण बताया गया था कि आपका CaOH का 2, या आपका MgOH का 2, या NH4OH। नहीं, भस्म है तो सब में OH आयन जरूर रहेगा, क्योंकि इसी का जलीय विलयन जब घोलेंगे तो वो OH आयन देता है। तो ये प्रबल क्षार होता था और ये प्रबल भस्म होता, प्रबल क्षार होता था और ये दुर्बल क्षार होता था। देखिए, इसमें पूछा प्रबल क्षार कौन है, तो देखिए ऑप्शन में और देखिए CuOH2 इधर सी नहीं, एक इसका एग्जांपल Cu भी होता है, CuOH2। तो ये NH4MuH, देखिए ये आपका मिला, CaOH मिला, Cu और Mg, ये तीनों जो है आपका क्या है, दुर्बल है, दुर्बल क्षार है। क्या, ठीक। तो आपका प्रबल क्षार कौन हो गया, NaOH। तो आप जब पढ़ने के दौरान जब यह क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको यहाँ से भी देखना चाहिए कि एक ऑप्शन तो मेरा सही है, और यहीं पे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि जो अन्य ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है। तो देखिए, सभी दुर्बल क्षार का आपका उदाहरण है। कभी आपसे ऐसे पूछ दे कि NaOH NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का क्षार है या भस्म है, आपको पता होना चाहिए ना, दुर्बल क्षार। तीनों एग्जाम्पल आपका दुर्बल का है। दुर्बल क्षार हो गया, ये प्रबल क्षार हो गया। देखिए नेक्स्ट में, देखिए कुछ आपको थ्योरी में जो बताए थे उसका हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं ताकि आपका काम आएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, अम्ल के बारे में पढ़ाए थे और भस्म के बारे में पढ़ाए थे। तो अम्ल के बारे में जब पढ़ाए थे तो इसमें भी प्रबल अम्ल था, एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल में क्या था, HCl HNO3 H2SO4, यानी हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 हाइड्रो नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीनों आपका प्रबल क्षार है। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा प्रबल कौन है, तो HCl सबसे प्रबल है, यानी एक नंबर में सबसे प्रबल, दो नंबर में ए और तीन नंबर में उसके बाद ही कोई एसिड है। तो HCl जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा प्रबल है। उसके बाद HNO3, उसके बाद H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि इसमें भी ऑप्शन तीनों चारों दे दे, अब उसमें पूछे सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो HCl को टिक कीजिएगा। उसके बाद दुर्बल अम्ल कौन है, तो ये एसिटिक एसिड, CH3C डबल एसिटिक एसिड, आपने पढ़ा होगा सिरका में। सिरका में आपका एसिडिक एसिड होता है। तो एसिटिक एसिड के बारे में देख लिए, H3PO4 और H2CO3, ये सब दुर्बल आपका अम्ल है। उसी तरह भस्म में जब देखेंगे तो प्रबल में
NaOH और KaOH, जबकि दुर्बल में MgOH, CaOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो ये आपका प्रबल दुर्बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का पीएच मान क्या होगा? जब हम आपको सूचक पढ़ाए थे अम्ल, भस्म और लवण में, हमने आपको सूचक के बारे में बताया था कि सूचक क्या होता है। तो सूचक एक रंजक होता है जो किसी विलयन की प्रकृति का निर्धारण करता है। यानी कोई विलयन है तो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, उसके बारे में सूचक जानकारी देता है। तो सूचक जानकारी देता था। सूचक कितने प्रकार का होता था? तो सूचक हम आपको बताए थे कि सूचक होगा जो 3 प्रकार का होगा। एक होगा प्राकृतिक सूचक, एक होता रासायनिक या संश्लेषित सूचक, और तीसरा होता था गंधीय सूचक। ये गंध को पहचान कर, सूंघ कर हम वो प्रकृति बता सकते हैं कि इस विलयन का प्रकृति अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो ये किनके लिए लाभदायक है? ये वैसे व्यक्ति के लिए अधिकार लाभदायक है जो देख नहीं सकते हैं। तब ये तो प्राकृतिक और संश्लेषित क्या है? ये अपने रंग में बदलाव करके बताता है, रंग परिवर्तन के साथ ये बताएगा कि अम्लीय है, क्षारीय है। लेकिन ये गंध देकर बताएगा कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो प्राकृतिक सूचक में आपको हम बताए थे बहुत सारा। प्राकृतिक सूचक में क्या है? तो एक तो लिटमस था, सबसे इंपॉर्टेंट लिटमस। दूसरा था हल्दी, तीसरा था चुकंदर, इसी तरह लाल गोभी का पत्ता और गुड़हल का फूल या पिटूनिया या जर्मेनिया का फूल भी होता था। उसके संश्लेषित में 2 था आपका, एक था और मिथाइल ऑरेंज और दूसरा था फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन। ठीक, ये आपका 2 था। वो एक गंधकीय में था। गंधकीय में 3 हम आपको बताए थे, वेनिला इत्र, लौंग का तेल और प्याज। ये 3 था जो गंधीय सूचक था। तो ये सूचक तो यही बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को, अब देखिए लिटमस में था, तो लिटमस में क्या था कि एक था लाल लिटमस, लाल लिटमस, और दूसरा था आपका नीला लिटमस, ब्लू लिटमस, लाल लिटमस। देखिए दोनों का यूज करते थे। तो जब लाल लिटमस जो होता था, लाल लिटमस अम्लीय विलयन में जाता था आपको, तो वो कोई उसका लाल लिटमस जो होगा, आपको बता दे रहे हैं, देखिए कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी रेड है और ये ब्लू कर देता था। हम आपको ट्रिक बताए थे कि जब रेड को जब ब्लू कर दे तो ब्लू बाद में क्या है? बेस है, यानी बेस है, यानी वो क्षारीय प्रकृति का। इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो जब लाल लिटमस ब्लू में हो जाए, यानी ब्लू हो जाए, यानी बेस हो जाए, तो बेस यानी क्षार हो गया या भस्म हो गया। तो भस्म का पीएच मान, जब पीएच स्केल पर आए थे तो पीएच मान क्या बताए थे? जब 7 से पीएच मान नीचे रहे तो उसको अम्लीय बोलते हैं, 7 रहे तो उदासीन, और 7 से अधिक रहे तो भस्म या क्षार बोलते हैं। तो देखिए 7 से अधिक होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक। आपको देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पहले आपको पता कर चलना चाहिए था कि लाल लिटमस को कौन सा विलयन नीला करता है? तो बेस या भस्म या क्षार वाला विलयन ही नीला करता है। जब हम ये जान गए कि यहाँ क्षार है ये विलयन, तो क्षार का या भस्म का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। तो अब मेरा आंसर होगा 7 से अधिक। देखिए कुछ चीजें हम आपको रिवीजन करा देते हैं, जो कि हमने बता भी दिया कि सूचक 3 प्रकार का देखे थे। प्राकृतिक सूचक लिटमस, हल्दी, चुकंदर। रासायनिक या संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। और ऑल्फैक्टरी या गंधीय सूचक जिसका प्याज, लौंग का तेल और वेनिला इत्र था। उसके बाद देखिए ये बदलाव का था कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5, 6, 7,
देखिए ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसलिए एक जगह करके थ्योरी में काफ़ी डिटेल से और बहुत ही बढ़िया बताया गया। अगर आपने थ्योरी का क्लास नहीं दिखाया या वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है, और वहाँ से आप उसको सीरियल वाइज प्रत्येक चैप्टर का वहाँ पे थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का वहाँ पे वीडियो है। आप एक एक करके देखिए, आप मैं गारंटी करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा और चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं। नीला लिटमस, देखिए नीला लिटमस को लाल कर देता है तो वो विलियन अम्ल होगा। देख रहे हैं, ये क्या था, नीला, ब्लू, ब्लू को रेड कर रहा है, ये रेड को ब्लू करेगा। देखिए लाल लिटमस को नीला हो जाता है तो मानेंगे कि वो भस्म है। तो यही हम आपको बताए थे शॉर्ट में कि जब कोई विलियन लाल लिटमस को यानी रेड को ब्लू कर देता है तो विलियन कौन सा होगा, भस्म होगा। ठीक, और जब वही ब्लू को रेड करता है वो तो लाल होगा, यानी नीला लिटमस। क्वेश्चन क्या था, कोई लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्या होगा, भस्म होगा। और जब भस्म हम जान गए तो इसका पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होगा, तो क्वेश्चन का आंसर था। तो देख लिए, तो आप हमेशा याद रखिए रेड को ब्लू कर दे तो क्या होगा, भस्म होगा। शॉर्ट में याद कर लीजिए, आर को बी कर दे तो बी यानी बी फोर बेस, बेस यानी भस्म। आर को बी कर दे या बी को आर कर देगा, यही करेगा। ठीक, तो आर को जब बी कर दे तो इधर बेस है, तो बेस है तो यानी ये भस्म या आपका क्षार कहलाएगा, जबकि ब्लू को रेड करता है तो अम्ल कहलाएगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज का देखिए, मिथाइल ऑरेंज में लाल होता है और पीला कर देता है। जब मिथाइल ऑरेंज, जब हम सूचक का उपयोग अम्लीय विलयन उसमें डालेंगे तो उसका कलर लाल हो जाता है। आप उसको याद करने का तरीका देखिए, ये ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज का कलर नारंगी होता है। तो जब नारंगी का कलर, नारंगी का कलर में अम्ल डालेंगे तो लाल देगा और भस्म डालेंगे तो पीला देगा, यानी ऑरेंज, रेड और येलो। ऑरेंज, रेड और येलो, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ओ आर वाई के लिए, केस के लिए क्या याद कर सकते हैं, ओ आर वाई। ऑरेंज क्या देता है, रेड, और रेड येलो, यानी मिथाइल ऑरेंज आपका अम्ल के साथ डालेंगे अम्ल में तो रेड देगा, और भस्म किस में डालेंगे तो येलो देगा। तो 3 शॉर्ट याद कर लिए, ओ आर वाई। मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल के साथ या अम्ल के विलयन में जाएगा तो लाल कलर दे देगा, रेड दे देगा, और ओ आर वाई। उसी तरह फिनोप्थिलीन देगा, जो अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर, मतलब अम्ल के बारे में नहीं बता पाएगा, लेकिन ये भस्मीय अगर यानी क्षारीय अगर विलयन में डालेंगे तो गुलाबी कलर का देगा। यानी फिनोप्थिलीन के बारे में याद रखिए कि भस्म वाले को गुलाबी बना देता है। उसी तरह हल्दी, येलो के साथ, अम्ल के साथ कुछ नहीं करेगा, लाल भूरा देगा। लाल गोभी पत्ता, इसको लाल करेगा, इसको हरा करेगा। और चुकंदर इसके साथ कुछ नहीं करेगा, इसको पीला। ठीक, एक चीज और, इस टेबल को ढंग से अगर गहन स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे तो आप देख रहे होंगे अम्ल का जो भी विलयन होगा वो अपने आप कोई भी सूचक हो उसको लाल में ही बदलेगा। देखिए एक लाल यहाँ पे है, एक लाल यहाँ पे है, और एक लाल यहाँ पे है, उसके अलावा सब कट्टी है। ठीक, उसके अलावा कोई भी कलर परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या देखें, आप कोई भी सूचक यूज कीजिए, आप कोई सूचक का उपयोग कीजिए, वो अम्लीय विलयन है तो सभी सूचक का कलर लाल ही करेगा। नहीं देख रहे हैं, अम्ल लाल लाल लाल, नहीं तो बाकी कट्टी है। कोई भी सूचक का आप उपयोग कर लीजिए, अगर उस सूचक को अम्लीय विलयन में डालेंगे या उस सूचक का रंग अगर लाल हो जा रहा है तो मान लीजिए कि वो अम्ल है। इधर देखिए, इधर लाल नहीं है, नीला, पीला, गुलाबी, हरा, पीला है, यहाँ पे लाल भूरा है तो भूरा भी लगा हुआ है। नहीं, किसी का भी अगर आपको कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि हम इस सूचक का उपयोग कर रहे हैं और उस विलयन का कलर लाल हो जा रहा है तो आप गारंटी के साथ मान के चलिए कि वो ये विलयन होगा। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सा ढंग से याद कर लीजिएगा कि आर को बी करेगा तो बी यानी बेस, अच्छा, बी को आर करेगा तो आपका मिथाइल ऑरेंज, ओ आर वाई, ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो अम्ल का विलयन होगा तो रेड देगा नहीं लाल देगा, और आपका भस्म होगा तो येलो देगा। क्लीन के साथ कुछ नहीं करता है, और गुलाबी। ठीक,
आप याद करिए कि अम्ल में विलयन को एक तो नीला लिटमस देगा, मिथाइल ऑरेंज देगा, नहीं तो लाल गोभी का पत्ता देगा, नहीं तो ये सब नहीं कुछ बदलता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए अम्ल में लाल लाल मिलेगा और इस तरह के कलर को याद, ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। हर साल एक दो क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको सूचक पे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में जब आपको हम अम्ल का जब परिभाषा बता रहे थे तो हमने बताया था कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। एक तो ये डिफिनेशन कि वैसे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। एक आर्हेनियस के अनुसार आपको बताए थे, आर्हेनियस के अनुसार क्या था परिभाषा अम्ल का, कि वैसे सभी यौगिक जो जल में घुलकर हमें H प्लस आयन देते हैं, जल में घुलकर हमें H प्लस आयन अगर देते हैं तो उसे हम अम्ल बोलते हैं। आयन अगर H प्लस आयन देते हैं तो उसे हम आपको क्या अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होगा, तो H प्लस आयन उत्पन्न होगा। जब OH प्लस आयन उत्पन्न हो जाएगा तो ये भस्म कहलाएगा। आर्हेनियस के अनुसार क्या था कि वह सभी यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं वो भस्म कहलाते हैं। OH आयन जहां रहेगा वो भस्म होगा, H प्लस जहां आयन रहेगा वो आपका अम्ल होगा। ठीक, H3 एक चीज और हम बताए थे कि H, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं आपको, बस आपके लिए इतना पर्याप्त है कि H प्लस आयन अम्ल देगा, OH प्लस आयन भस्म देगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? देखिए आपको क्वेश्चन तुरंत अभी हम सब किए हैं। देखिए जलीय विलयन को नीले लिटमस यानी ब्लू है, लिटमस को क्या बोल दे रहा है, रेड कर दे रहा है। तो ये क्या होगा, ये अम्ल होगा। तो अभी हम क्या बताए थे ट्रिक, कि अगर रेड को ब्लू कर देता है तो ये ब्लू मतलब बेस यानी भस्म, रेड को ब्लू कर देता है तो ब्लू मतलब भस्म, तो ये भस्म होगा। और जब यहीं पलट जाएगा यानी यहीं पलट जाएगा तो ब्लू को जब रेड बोलेगा तो अम्ल होगा। तो ये चीज तो हो सकता है, अम्ल होगा नहीं तो भस्म होगा, उदासीन अलग चीज है। ठीक, तो आप ये याद रखिए कि रेड को बी यानी बी मतलब बेस होता है, या बेस मतलब भस्म होता है, और इसको पलट दीजिएगा तो बी से आर तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन, कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस यानी नीला यानी ब्लू को रेड कर देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। ठीक है, भस्म रहता तो क्या बोलता, ये आपका रेड को ब्लू करता, ये क्या किया, ब्लू को रेड कर दिया। लवण होगा तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, कोई रंग में परिवर्तन नहीं, मतलब अगर आपका लवण है तो उदासीन होगा, उदासीन विलयन में कोई परिवर्तन नहीं करेगा वो अपने कलर का। ठीक है, तो आपका अम्ल। निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? अब देखिए फिर से, लाल लिटमस यानी रेड है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है यानी ब्लू कर देता है। अब ब्लू कर देता है तो क्या होगा, भस्म होगा। ठीक, और भस्म होगा, और आर्हेनियस के अनुसार आपको क्या बताया गया था कि भस्म, कोई भी भस्म जल में घुलकर OH प्लस आयन देता है। नहीं तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो OH आयन है, भस्म होगा वही लाल लिटमस को नीला यानी ब्लू कर देगा, और भस्म आयन है तो OH आयन। ठीक है, OH प्लस नहीं, यहाँ पे OH माइनस, OH आयन होता है। ठीक है, और देखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए आप पीएच मान जब आपने आपको पढ़ाए थे तो एक स्केल बताए थे हम आपको, ये आपका यहाँ पे 7 है, इधर 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, और इधर 12 होगा, इसी तरह 6 होगा, और आपका 5 होगा, और इधर 0 होगा।
तो इसको बताए थे कि ये उदासीन है। क्या है? उदासीन है। अगर पीएच मान अगर उदासीन अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान क्या कर उदासीन होगा। और 7 से अगर इधर जा रहा है, ये भस्म होगा या आपका क्षार होगा, और इधर आएगा तो ये अम्ल होगा। आपका क्या देखें कि भस्म है, भस्म का पीएच मान क्या होगा? 7 से बड़ा होगा, यानी 7 से बड़ा होगा। जबकि अम्ल का क्या होगा? 7 से कम होगा। और उदासीन विलयन का क्या होगा? 7 के बराबर होगा। ठीक है, वही बोला किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो 7 होगा। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7, क्षारीय या विलयन यानी इसको क्षारीय भी बोल सकते हैं, क्षारीय या भस्मीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है। तभी हम आपको बताएं कि क्षार का पीएच मान क्या होता है? ग्रेटर देन 7 होता है। इस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। और आपको हम स्केल भी बताए थे कि 7 के बाद 8 होता है, इधर जाने पे आपका क्षार होता है, और क्षार जितना इधर जाइएगा उतना क्षार होता जाएगा। यानी सबसे ज्यादा क्या है? 11। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक पूछ रहा है? सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए 5 तो अम्ल हो जाएगा, 10 क्षार होगा, ये भी क्षार होगा और ये भी क्षार होगा, लेकिन सबसे अधिक बोला तो 11 वाला सबसे अधिक क्षारीय होगा। निम्नांकित में से संश्लेषित सूचक कौन है? अभी हम आपको बताए थे जब सूचक में, तो सूचक कितने प्रकार का होता है? 3 होता है। आपका एक क्या बताए थे आपको? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक 2 में बोले थे आपका कि संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। और 3 में बताया था आपको गंधीय सूचक, गंधीय या ऑल्फैक्टरी सूचक। देखिए प्राकृतिक में क्या आपने बताया था? प्राकृतिक में हल्दी, गुड़हल, कुछ अन्य फूल, उसके बाद लिटमस, ये सब आपका लाल पत्ता गोभी, चुकंदर, ये सब प्राकृतिक था। संश्लेषित में कौन सा था? मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। जबकि गंधकीय में कौन था? तो वेनिला का इत्र, लौंग का तेल और प्याज। बोला निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो संश्लेषित ये देखिए हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी क्या है? तो देखिए मिथाइल ऑरेंज तो आपका संश्लेषित हो गया, हल्दी, पत्ता गोभी और लिटमस ये सब आपका प्राकृतिक। ये दोनों प्राकृतिक हुआ, ये आपका प्राकृतिक हो। ठीक है, मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज आपका संश्लेषित है। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल, सबल यानी प्रबल अम्ल है? आपको हमने बताया था कि प्रबल अम्ल में ऑर्डर हमने आपको बताया था क्या? HCl, HNO3 और H2SO4 बताया था। आपको ये बताया था HCl, HNO3, H2SO4, यानी सब प्रबल अम्ल ही है, लेकिन ये इसका पोजीशन 1 नंबर में है, इसका 2 नंबर में, इसका 3। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है आपका? सिर्फ HCl है, यानी सबसे प्रबल या सबल अम्ल HCl होता है। उसके अलावा ये सब वीक है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, अगर इसी ऑप्शन में तीनों दिया रहे तब आपको 1 नंबर में ये रखिएगा, 2 नंबर। कहीं ऑर्डर आपसे पूछ दे कि दिए हुए का ऑर्डर बताइए, तो 1 नंबर में HCl, HNO3, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? अभी हम आपको बताए थे 7 जो होता है उदासीन होता है, और यही शुद्ध जल का पीएच होता है। 7 से इधर आएगा तो अम्ल कहलाएगा, अम्लीय विलयन हो जाएगा, और इधर जाएगा तो क्षारीय विलयन हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? जब हम आपको
लवन पढ़ा रहे थे इसी चैप्टर का, आपको थ्योरी में आप प्लीज जाके थ्योरी देखिए, अगर ढंग से नहीं सभी क्वेश्चन को आप डील कर इजी वे में, आपको कभी लगेगा नहीं ये सब क्वेश्चन। देखिए हमने आपको जब आयोडीन पढ़ा रहा था कि NaCl तो बोलते हैं साधारण नमक, साधारण नमक जो डेली आप खाते हैं और खाने बनाने में उपयोग किया जाता है। तो जब NaCl जो होता है ये साधारण नमक होता है। आपको बताया गया था कि हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना, क्योंकि घेंगा रोग से बचाता है। आपको हम जब बायोलॉजी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी हम आपको बताए हुए हैं। NaCl में अगर हम KI या KiO3 को मिला देंगे तो हमें ये आयोडीन युक्त नमक मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आयोडीन युक्त नमक। ऑप्शन क्या होगा? NaCl में KiO3 मिला दीजिए तब भी मिलेगा, NaCl में Ki मिला दीजिए तब भी मिलेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। आयोडीन युक्त नमक कैसे बनेगा? तो NaCl जो साधारण नमक होता है, आप ये देखिए पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन या पोटेशियम आयोडाइड, नाम होगा पोटेशियम आयोडाइड। इसका क्या होगा? के पोटेशियम IO3, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड ऑक्साइड, ऐसा होगा। दोनों को मिलाने से हमको आपका आयोडीन युक्त नमक मिलता है। इसलिए आपका दोनों ऑप्शन सही। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए आपको हमने जब लवण पढ़ा रहे थे, एक में आपको बताया था बेकिंग सोडा। देख लीजिए ढंग से देख लीजिए, दोनों फार्मूला का काफी इंपॉर्टेंट है। NaHCO3 और Na2CO3 N2, ठीक। देखिए ये क्या है, इसका इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको इसको रासायनिक नाम दीजिएगा तो ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। अगर इसका नाम आपको दीजिएगा तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट और टेन हाइड्रेट, तो डेका हाइड्रेट भी बोलते हैं, या टेन हाइड्रेट यानी इसमें जल की मात्रा है, ठीक। सिंपल कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक। देखिए दो में क्या होगा, इसको बेकिंग बोलते हैं, बेकिंग, बेकिंग, बेकिंग है, बेकिंग, बेकिंग सोडा बोलते हैं, यानी बेकिंग इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको ओवन सोडा बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? खावा सोडा भी बोलते हैं, खावा सोडा भी बोलते हैं, तो होने वाला सोडा बोलते हैं, वाला सोडा, ठीक। ये सब आप याद रखिएगा कि NaHCO3, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी H आ गया है और इसमें Na2CO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट में हो गया तो सोडियम ए बेकिंग सोडा है, खावा सोडा यानी खाने वाला सोडा, जबकि Na2CO3 10H2O, ये जरूर याद रखिएगा आप, 10H2O। सोडियम कार्बोनेट में जब हाइड्रोजन H2 यानी जल का 10 मोलिक्यूल आ जाए तो सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, और इसको धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा। नहीं पूछ रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक क्या होगा, तो खोजिए Na2CO3 NO2, देखिए सब में Na2CO3 कॉमन है, सिर्फ अंतर क्या है? तो जल के मॉलिक्यूल में, यहाँ 7 मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 मॉलिक्यूल है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 है। तो आपको क्या बताए हैं कि 10H2O रहता है तो वही धोबिया सोडा होता है, ठीक है। एक चीज और आपको बता देते हैं, देखिए आप जब साल्वे विधि से जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जा रहा था, देखिए NaHCO3 ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साल्वे विधि से बनता है, साल्वे, साल्वे विधि। हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया गया है विथ इक्वेशन के साथ, आप जाके वीडियो देखिए आपको समझ
जब इससे क्या बनाते हैं हम Na2CO3, जब इसका H हटा देते हैं रिएक्शन करा के तो NO2CO3 बनता है। जब NO2CO3, देखिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, अब NO2CO में क्या करेंगे, अगर H2O दे देते हैं तो Na2CO3 और 10H2O अगर इसके साथ मिल गया तो इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा, यानी वन सोडा, या जो धोने का काम आता है। फिर देखिए, अगर फिर इसमें से अगर हम इस 10H2O में से हम सिर्फ Na2CO3, अगर इसमें से फिर जो जल का मॉलिक्यूल है उसको हटा देंगे तो ई होता है आपका सोडा एस, सोडा। ठीक, आप याद रखिएगा, हम साल्वे विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से हम सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, और इसमें हाइड्रोजन यानी आपका जल का रावाकरण कर देंगे, इसका 10 रावाकरण करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट और आपका धोबिया सोडा होगा। फिर इसको गर्म करके इसका जल का मॉलिक्यूल हटाएंगे तो Na2CO3 मिलेगा, जिसको सोडा एस है। देख रहे हैं, सभी चीज मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी विजातीय मतलब एक जात से अलग है। देखिए, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया, चूना पत्थर या संगमरमर आपका एक तरह का चीज है, मतलब ये देखिए, ये चूना पत्थर का तो अलग होता है, आप ये ध्यान रखें थोड़ा। खड़िया संगमरमर का तो ये होगा, लेकिन चूना पत्थर का क्या होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही प्राप्त किया जाता है, इसीलिए तीनों चीज जो है एक नेचर का है, यानी एक ही सोर्स से बना हुआ है। संगमरमर खड़िया तो यही है, और इससे हम चूना पत्थर प्राप्त करते हैं, यानी तीनों का एक सोर्स है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इन और हाफ H2O हेमी हाइड्रेटेड, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका उपयोग हम जब हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर करने के लिए करते हैं, या मूर्ति के निर्माण में करते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग चीज है, आती है, एक जात का नहीं है, जबकि तो CaOCl2 का प्रचलित या साधारण नाम क्या है, यानी जो ये कंपाउंड जो है CaOCl2, इसका प्रचलित नाम यानी साधारण नाम, कॉमन यूज में, यानी लोग बातचीत में उसका क्या नाम देते हैं, तो इसको बोलते हैं विरंजक। ठीक है, कैल्शियम CaO को विरंजक। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए, आपको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो दो चीज पढ़ाए थे, CaO, फिर यहाँ पे बढ़िया से देख लीजिए कि ये आपको कम कई जगह आपको डिस्टर्ब करेगा। एक होता है CaO, होता है CaOH, इसका भी चार नाम है। देखिए, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दो में देखिए, इसको CaO को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं कली चूना। ठीक, इसको कली चूना बोल दिए, इसको बोले क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसको देखिए, इसको क्या बोलते हैं, तो भखरा चूना,
को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। और इसको बोलते हैं स्लैक, स्लैक लाइन, स्लैक लाइन। तो देखिए, और इसको एक कली चुना है, इसको शुष्क चूना बोलते हैं, ठीक। आप क्या देख रहे हैं, दोनों का चार चार नाम है, तो आप याद रखिएगा CaOH का होल टू यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, इसी को भखरा चूना बोलते हैं, इसी को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, को स्लैक लाइम बोलते हैं। इसी का उपयोग दीवार के सफेदी करने या पेंट करने में करते हैं। क्यों करते हैं, तो थ्योरी में बताए थे कि क्या कारण है कि हम दीवार के सफेदी करने के लिए यही भखरा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। वहाँ पे हम आपको बताए थे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और वही कैल्शियम कार्बोनेट जो दीवार के चमक बढ़ाने का काम करता है, और हम इसी के कारण इसका उपयोग करते हैं, जिससे दीवार का चमक बढ़ जाता है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड, काली चूना, क्विकलाइम और शुष्क। देखिए, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल किसको बोले हैं? चूना जल यानी बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखिए बुझा हुआ, देखिए बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ही चीज है। बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों तो एक ही है। कली चूना और कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इधर है और कली चूना इधर है, दोनों तो ये दोनों तो हमारा CaO है। CaO ये तो पूछा नहीं हमें, पूछा चूना जल यानी जिस वो चूना जिसमें जल है, यानी बुझा हुआ चूना या आपका फकरा चूना। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों सेम है, दोनों ऑप्शन होना चाहिए। क्या दिमाग में आया होगा ना, दोनों आंसर होना चाहिए हमारा। चूना जल को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, भखरा चूना भी बोल देते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, स्लैक लाइम। क्लियर? देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिए, आपसे क्या डिमांड किया है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि चूना जल यानी CaOH का आप रासायनिक नाम बताइए, हमें कॉमन नाम है, व्यवहारिक नाम चाहिए, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है, यही तो है रासायनिक नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, भखरा चूना, बुझा हुआ चूना, स्लैक लाइम। सब तो हम बोल चाल के भाषा में बोलते हैं ना, कैल्शियम, ठीक है। जो प्रश्न पूछा गया था थोड़ा सा सोचने वाला था, अगर कोई ई मार देता तो देखिए ऐसा नहीं है कि इसको ई नहीं बोलते, इसको बोलते ही है, लेकिन रासायनिक नाम तो नहीं है ना। बुझा हुआ चूना हमारे यहाँ बोलते होंगे, अमेरिका में नहीं जानते होंगे, हो सकता है यूरोप में इसको बुझा हुआ चूना कौन पता चले, लेकिन जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये चारों का नाम भी याद रखिएगा। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन को बदल कर घुमा फिरा कर आपसे यही सब पूछा जाएगा, अगर आपका कंसेप्ट है तो आप नहीं। निम्नांकित में सोडा एस का सूत्र क्या है, तो आपको बताए थे Na2CO3 सोडा एस का सूत्र आपको अभी बताए थे कि NaHCO3 से आपका बनता है Na2CO3, ठीक। फिर इसको अगर जल के साथ रवाकरण करते हैं तो Na2CO3 और 10H2O बनता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको धोने वाला सोडा बोलते हैं। इससे फिर हम जब इस जल को हटा देते हैं तो हमको बनता है Na2CO3, इसी को बोलते हैं सोडा एस। तो आप सोच रहे होंगे कि सर जी कि जब हम Na2CO3 ही बनाते हैं तो इससे ही तो हमको Na2CO3 मिल गया, तो क्यों नहीं यहीं पे हम इसी को सोडा एस बोल दे रहे हैं। क्यों हम जब जल का रवाकरण करते हैं Na2CO3 10H2O प्राप्त करते हैं, जिससे धोबिया सोडा हमको मिल जाता है, धोने वाला सोडा मिल जाता है, फिर इसमें जल मिलाएं और फिर इसको गर्म करके हम जल बाहर कर रहे हैं, तब Na2CO3 प्राप्त कर रहे हैं। तो डियर दोस्त, डियर फ्रेंड, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो कि यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट से जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं, इसमें वो गुण नहीं होगा, मान के चलिए कि जो यहाँ से हमें प्राप्त होगा। जैसे देखिए ये तो सूखा हुआ है, इसमें हमने जल दिया, तो जैसे जल मिलाया होगा तो कुछ उसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया होगा, फिर जब प्रॉपर्टी चेंज हो गया होगा फिर हम उसको उसमें से जल हटा दिए तो अलग प्रॉपर्टी एक तरह का चीज देगा, तो हम सोडा
देखिए ये क्या है, तो कैल्शियम क्लोराइड है। ये क्या है, साधारण नमक है, NaCl साधारण नमक है। और NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट खावा सोडा है, ये वाला है। कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, पढ़िए, तो उसके आसपास वाला ऑप्शन पे भी ध्यान दीजिए, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और वो चीज़ें आपको ध्यान याद की भी रहने लगे। जैसे आप NaCO3 देखिए, इसका याद अच्छा, ये तो खावा वाला सोडा है, खाने वाला सोडा है। कैसे बनता है, तो साल्वे विधि से बनता है। ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। NaCl है, साधारण नमक है। ऐसे निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो देखिए ग्लोबल लवण का सूत्र आपका ग्लोबर ग्लोबल लवण का सूत्र आपका क्या होता है, देखिए सब में Na2SO4 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 सब में। फिर आपका कौन सा है जो ग्लोबल लवण है, तो आपको Na2SO4 ग्लोबल लवण का फॉर्मूला आपका होता है, उसमें आपको देखना होता है कि 10H2O होता है, यानी ग्लोबल लवण जो होता है 10H2O क्या होता है, 10H। जैसे आपने देखा था एक, आप कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये एक आपने ये देखा था Na2CO3 इंटू 10H2O, ये क्या था, धोवन सोडा, धोने वाला सोडा जिससे कपड़ा साफ कर। तो देखिए Na2 यहाँ पे है, यहाँ सल्फेट का कंपाउंड है, यहाँ कार्बोनेट का कंपाउंड। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, दोनों में 10H2O होता है। नहीं, आपका धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट में या आपका ग्लोबल लवण में 10H2O होता है। तो अब याद हो गया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होता है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट होता है। यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें, Na2SO4 होता है। ठीक है, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला क्या होता है, Na4 10H। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए CaSO4 2H2O, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। देखिए FeSO4 CeSO4 CSO4 10H2O, देखिए ये आपका जिप्सम हो गया, तो बोलते हैं हम जिप्सम। जब इसी जिप्सम को गर्म करें हम, अगर हम गर्म करें और हमें CaSO4 और आधा जल का मोलिक्यूल रहने दिए, CaSO4 हाफ H2O, तो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ। आपने क्या देखा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaS4 2H2O। आप यहाँ गौर कर फरमाइएगा कि 2H2O होता है तो जिप्सम हो गया, और इसी को गर्म, यानी जल का 2 मोलिक्यूल है, इसी को गर्म करके 1.5 मोलिक्यूल हटा देंगे और हाफ मोलिक्यूल जल का रहने देंगे, यानी मतलब है कि यहाँ ज़्यादा जल है, इसको गर्म करके थोड़ा सा जल रहने दें, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। तो CaS4 हाफ H, देखिए तो यहाँ भी है CaSO4 हाफ H2, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। FeSO4 10H2 CaSO4 5H2, और ये आपका है क्या, जिप्सम 2। याद रखिएगा 2H2O जब रहेगा, यानी 2 रहेगा तो जिप्सम, और हाफ हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, देखिए जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जब आपको हम भस्म पढ़ा रहे थे, जब तो जिसको बेस बोलते हैं, बताए थे कि भस्म क्या होता है, भस्म के समय नोट लिखवाए थे,
आपको कि वैसे सभी भस्म जो जल में घुल जाते हैं, जल में घुलनशील हैं, से हम क्या बोलते थे? आपको क्षार बोलते, क्षार, और इसको अल्कली बोलते। ठीक है, तो वही बोल रहा है, जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। तो आपको ये भी बताए थे कि सभी भस्म, ये मानिए कि भस्म है, मान लीजिए पूरा भस्म है, इसका कुछ ही ऐसा भस्म होगा जो हमारा जल में घुलनशील होगा, जो हमारा क्षार कहलाएगा। कि सभी क्षार भस्म हैं। अब समझ लीजिएगा, कहीं आपसे ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले कि सभी भस्म क्षार हैं क्या? हाँ, नहीं, कहा नहीं जा सकता है। तो आपको बोलिएगा सभी जो भस्म है, सभी भस्म क्षार नहीं हो सकते हैं। सभी भस्मों में से वो सब भस्म, वैसे भस्म जो जल में घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं, वो क्षार बोलते हैं। यानी क्षार जो होगा वो भस्म का एक छोटा सा पार्ट होगा। देख रहे हैं, ये पूरा भस्म है, लेकिन इसमें भस्म है जो हमारा क्षार कहलाएगा। लेकिन क्षार क्या भस्म है? सभी क्षार भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं है। ठीक है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? जब हम आपको अम्ल पढ़ा रहे थे तो कई प्रकार का अम्ल बताए थे। कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। के बाद हमने आपको पढ़ा तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। के बाद अम्ल का हमने ये बताया था कि गुण बताया था, प्रॉपर्टी यानी विशेषता। तो बताया था कि कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं और संक्षारक भी। में से सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में हमने बताया था कि संक्षारक अम्ल, संक्षारक क्षारक अम्ल होता है का H2SO4 और HNO। नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका संक्षारक होता था। हम H2 आपका, देखिए उसके बाद 2-3 अम्ल और दिया है ऑप्शन में, वो भी बारे में जान लीजिए। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल क्या होगा? चींटी के डंक से हमको प्राप्त होता है, चींटी के डंक। जब चींटी हमें, लाल चींटी या चींटी काट लेता है, तो यही अम्ल देता है मेथेनोइक अम्ल। यही अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण हमें जलन महसूस होता है और चींटी काटने का अनुभव, हम बोलते हैं काट लिया। कि काटता है तो कैसे पता चलता है? वो अम्ल छोड़ देता है हमारे शरीर। मेथेनोइक अम्ल, या आपको याद रखिए, मेथेनोइक अम्ल चींटी, सल्फ्यूरिक को क्षारक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल को ही तेजाब जाना जाता है और इसका बैटरी यूज किया जाता है। इसी के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी का ये बोलते हैं। अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? देखिए अमोनियम, अमोनियम है, देखिए एक तो आपको हमको बताए थे, ये होता है NH3 रहेगा तो अमोनिया, होता है अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और एक होता है NH4, ये होता है अमोनियम, अमो, यही बोल रहा है अमोनियम क्लोराइड, यानी NH4 और Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड। पूछ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी इसका जल में अगर घुला दें तो ये क्या होगा? तो जलीय विलयन होता है, आपको बताना है अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। आप बताइए कि अम्लीय विलयन इसका क्या होता है? तो अम्लीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन आपका क्या होता है? देखिए जो अमोनियम क्लोराइड है, ये आपका उदासीन होता है। एक लवण है,
जब इसको जल में डालेंगे तो नियम निकल जाएगा, क्लोरीन निकलेगा। तो ये इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है? बैटरी का अम्ल अभी आपको बताए थे H2SO4, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको बैटरी का अम्ल, संक्षारक अम्ल भी है, हानिकारक अम्ल है, इसी को तेजाब बोलते हैं, आप यूज करते हैं अम्ल सांद्र एसिड। उसके बाद देखिए ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और इसका ऑर्डर देखिएगा तो HCl NO3 के बाद एक नंबर में ये, 2 नंबर में ये, प्रबलता में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग HNO3 SO4 बैटरी। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? आपको अभी बताए थे सूचक कितने प्रकार का होता है। सूचक आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक, संश्लेषित, दूसरा होता है गंधीय। ठीक, आपको देखिए हम आपको एक बार बताए थे तो ऐसे लिख के बताए थे, एक बार ऐसे हम आपको सूचक, और हमने आपको ऐसे 3 बताया था, इस बार बताया ऐसे। तो देखिए डिजाइन है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख, कहीं आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं और ऐसे आप बता दे रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन आपका पेपर जब जो कॉपी रहेगा ना आपका, अलग से ही दिखने से दिख जाएगा। जैसे ये ऐसे बनाया हुआ रहेगा, अच्छा सूचक का 3 बता दिया है बच्चा, यानी आता है। और जब लाइनिंग में लिखा हुआ रहता है ना, तो एग्जामिनर को पढ़ना पड़ता है, अच्छा किस कहाँ लिखा है, सूचक के 3 होता है। जबकि ऐसा प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं ना, तो टीचर को क्लियर कर दिखता है, तो उस पर उसके माइंड पे ना स्ट्रेस नहीं होता है, और जब उसके माइंड पे कॉपी जांच करने के दौरान स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको मार्क्स, क्योंकि वो भी टीचर है, वो भी एक मनुष्य है, उसको भी कुछ खोज के देना होगा, तो उसको मन में चिड़चिड़ाएगा, अरे यार क्या लिखा है, लिखा तो है लेकिन खोजना पड़ा है, तो दिमाग उसका खराब होगा। और क्योंकि उसको एक कॉपी तो चेक करना नहीं है, दिन भर में कितनी कॉपी चेक करना है, तो ऐसे ही और टीचर है, उसको तो सब मालूम है, उससे ज़्यादा तो आप अच्छा कुछ लिखिएगा नहीं, तो उस कॉपी चेक करने के दौरान उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सब हमको मालूम है, वो टीचर है तो सब मालूम है उसको। फिर आप प्रेजेंटेशन से दीजिएगा ना ढंग से, तो आपका मार्क्स अच्छा दिया। तो ये इसलिए तरीका हम बार बार चेंज कर देते हैं कि आप किसी तरह आप भी अपना डायग्राम वग्राम बना के। तो देखिए प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय। प्राकृतिक में क्या बताए थे, चुकंदर है, गुड़हल है, कुछ फूल है, मस है, हल्दी है, आपका लाल पत्ता गोभी है, सब। संश्लेषित में तो 2 था, हाइलोरेन और दूसरा फेनोफ्थलीन था। और गंधीय में 3 था, प्याज, लौंग का तेल और वेनिला इत्र। तो लौंग का तेल क्या हो गया, बुझा हुआ चूना क्या है, तो CaOH बता दिए थे। या बुझा हुआ चूना 4 नाम होता है। CaOA का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कल्ली चूना, चूना, शुष्क चूना और क्विक लाइम। क्विक तो बोलते हैं अखरा चूना, चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और आपका स्लैक्ट लाइम। ठीक, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और ये क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना तो कली चूना बोलेंगे, या स्लैक लाइम, क्विक लाइम बोलेंगे। ठीक है, तो बुझा हुआ चूना CH का होल्ड कैल्शियम। दही में कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। आपको जब अम्ल पढ़ा रहे थे तो हम आपको एक सूची दिए हुए थे, उसमें कई तरीके की चीज का बता दिए थे। जैसे टार्टेलिक अम्ल इसमें होता है, इमली में, सूची में दिया हुआ है। कार्मिक अम्ल किस में होता है, इसी को मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। लाल चिट्टी काटता है तब मिलता है, लाल चिट्टी काटता है। लैक्टिक अम्ल आपको दही में मिल ही गया, और एसिटिक अम्ल आपका सिरका में, सिरका में या अचार में। ठीक, अचार में। तो आपको ये 4 दिया हुआ है, ये चारों उस लिस्ट में भी था। उसके अलावा भी था कि सेब में कौन सा अम्ल मिलता है, मैलिक एसिड, मैलिक, मैलिक अम्ल।
इसी तरह अंगूर में क्या मिलता था, तो आपको सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, ऐसे एक दो और होगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो देखे होंगे तो नोट डाउन किए होंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ये सब वहां। तो याद रखिए दही में लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, पीएच का कौन सा मान क्षारक का। तो देखिए आपको क्या बताया कि 7 से इधर जाएगा तो क्षार होगा, 7 से इधर क्षार, और 7 से इधर तो देखिए क्षार का पूछ रहा है, यानी 7 से बड़ा होना चाहिए, 2 गो होगा नहीं, 7 तो उदासीन का होता है, 6 होगा नहीं, यानी ठीक है क्षार का बोल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है, तो देखिए जब आपको लवण पढ़ा रहे थे तो लवण में पढ़ा रहे थे कि MeOH, या आपका भस्म में पढ़ा रहे थे तो MeOH जो OH का होल 2 होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग हम एसिडिटी की समस्या को समाप्त करने में करते हैं। जब हम खाना खा लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा या उस टाइप का जिससे एसिडिटी फॉर्म होता है हमारे, एसिडिटी है, तो आपने क्या देखा था कि एसिड है और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमको वहाँ पे बेस ले जाइए, क्योंकि एसिड बेस यानी अम्ल क्षार मिलकर लवण दे देगा और लवण आपका उदासीन होता है। ठीक, तो यानी अम्लीय, यानी पेट में अम्लीय का बनना यानी अम्ल का बनना, और अम्ल जब बना है तो वहां क्षार दीजिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार प्रकृति का होता है, क्षार होगा, यानी इसका पीएच मान 7 से बड़ा होगा। पीएच क्या होगा, इसका 7 से बड़ा होगा। वही पूछ रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, तो 7 से बड़ा होगा दोस्त। 3 तो हो नहीं सकता है, 7 हो नहीं सकता, ऑप्शन एक ही बचा। आपको मान के चलिए ऑप्शन आ गया, समय आया होगा, नया ही हुआ, 2022 में पूछा, आपको मानिए नहीं मालूम था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे ना, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल पर्सन बने तो आप इसका निकाल सकते थे। मान के चलिए ठीक है, हमको नहीं मालूम था, हम तो आपको थ्योरी में बता दिए थे तो मालूम चल गया, थ्योरी में हमने लिखवाया हुआ है नोट कर, ठीक। लेकिन जब आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछे तो ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डियर क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला ये होता है, और ये क्या है, क्षार। ठीक है, बस इतना जानना हमारे लिए काफ़ी है इस आंसर को करने के लिए। जब क्षार है, क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा, 7 से कम तो अम्ल होता है, 7 हो गया तो उदासीन हो गया, 7 से ज़्यादा ना होना चाहिए। देखिए 7 से ज़्यादा कौन कौन ऑप्शन में, देखो ये 4 है, ये नहीं, 7 है तो उदासीन, यानी ये दोनों तो अम्ल है, ये उदासीन है। मेरा एक ही ऑप्शन तो बचा है जो 7 से ज़्यादा दे रहा है, 7 से ज़्यादा यही तो आंसर हो। अगर हमको नहीं भी पता है कि 10.5 है, क्या मतलब, क्या दिक्कत है, तो निकाल दिए, वही क्वेश्चन सर, यानी उसका ऑप्शन देख के भी उसका सही आंसर तक पहुंचा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, किस पीएच मान वाला विलयन अधिक अम्लीय होगा, तो ये बताइए। ठीक है, तो पीएच मान वाला विलयन, देखिए 7 से बोले थे, 7 से इधर कम होना चाहिए, और 7 से इधर जाना, क्या होगा, क्षार होगा, इधर अम्ल। देखिए अभी देखिए ये 7 पे उदासीन होता है, यहाँ पे क्या होता है, उदासीन, तो यानी इधर जाएंगे तो अम्ल का नेचर बढ़ता जाएगा, अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे ज्यादा अम्ल है, फिर थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, तब ना उदासीन पहुंचेगा। नहीं, इधर जाने पे अम्लीयता, आपको इधर जाने पे अम्लीयता क्या होता है, बढ़ता है, इधर जाने पे अम्लीयता, अम्लीयता बढ़ता है, इधर जाने पे क्षारीय का प्रकृति बढ़ता है। तो बोल रहा है किस पीएच मान ठीक ये होगा, तो वो 1 होगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इधर जाने पे सबसे ज्यादा यहाँ होगा अम्लीय, तो अम्लीयता सबसे अधिक
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताया गया था बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, सोडा यानी खाने वाला सोडा, उसमें क्या हुआ लगना चाहिए, बाई लगना चाहिए, ये सी NaHCO, ये हो गया NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या खावा सोडा। ठीक है, ये NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक सोडा बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। Na2CO3 ये क्या हो गया आपका, धोवन सोडा हो गया, धोवन सोडा, इसमें 10H2O लगा हुआ रहना चाहिए अंत के चलते, धोवन सोडा, और यह है कोई H यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप याद रखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na। अगर आप कॉस्टिक सोडा पूछे तो Na। सोडा एस का रासायनिक सूत्र आपको बताए थे CO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सोडा एस है, CaCO3 कैल्शियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NaSO खावा सोडा है, खावा सोडा है, बेकिंग सोडा, आप कैल्शियम कार्बोनेट है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन है? तो आपको बोला गया था कि अगर हाथ पैर टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। धोने का सोडा, धोने का सोडा क्या बोलते हैं, Na2CO3, NH2O। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 हाफ HO। और खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO। सोडियम में जब बाई लग जाए, H लग जाता है, खाने वाला सोडा, Na2CO वाला सोडा, जिप्सम CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ। ये जिप्सम से ही तो ये बनाया जाता है गर्म करके, बताया गया था थ्योरी में कि जिप्सम से जब गर्म करेंगे, इसमें दो जल का मोल है, 1.5 में हटा देंगे, आधा रहने देंगे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए CaSO4 2H2O, इसी से तो हमको गर्म करके बनता है CaO4 और हाफ 2O। देखिए कैल्शियम सल्फेट और यहाँ पे जल का 2 मॉलिक्यूल है, कैल्शियम सल्फेट और आधा मॉलिक्यूल। देखिए कैल्शियम सल्फेट ये तो नहीं होगा भाई, CaSO4 होगा, जिप्सम तो मेरा ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट यानी भी नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड ये भी नहीं होगा, ये क्या होता है CaCl2। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट हाइड्रो, ये अर्ध हाइड्रेटेड यानी आधा है, ये अर्ध हाइड्रेटेड वाला मेरा आंसर था। प्लास्टर ऑफ CaSO4 आधा H2O होता है, बोलते हैं अर्ध, अर्ध हाइड्रेटेड मतलब जल, ये आधा भाग को मिला रहेगा। और निम्नांकित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक कौन है? हल्दी, आपको बताया गया था, फेनोप्थेलीन और मिथाइल क्या है, संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित है, संश्लेषित या रासायनिक सूचक है, रासायनिक सूचक है। ये हल्दी, इनमें से कोई नहीं, हल्दी हमारा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक सूचक में और कौन कौन आता है? तो प्राकृतिक सूचक में आता है आपका हल्दी, लिटमस, के बाद आता है चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, और आपका गुड़हल का फूल, और एक दो और पिटूनिया और जर्मिनिया का फूल भी आता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो आपको बहुत ही बढ़िया से आपका थ्योरी में बताया गया कि अम्ल मिल के क्षार से मिलकर क्या बनाते हैं, ये लवण और जल बना, एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे और जल बनाएंगे।
जैसे देखिए एसिड क्या है HCl, और क्षार क्या है NaOH, ये बनाते हैं NaCl और प्लस H2O। इसका Na मिल गया, इसका Cl मिल गया, इसका H निकला और इसका OH निकला, तो H2O बन गया NaCl। तो क्या देख रहे हैं, अम्ल क्षार मिलके ये साल्ट बना दिया, और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बना। निम्न में कौन भस्म नहीं है? आपको देखिए, आपको हम थ्योरी पढ़ाने के समय बताए थे कि धातु धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड, धातु का धातु का ऑक्साइड, जैसे धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, धातु यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और धातु यानी CO2। ये धातु है और ये ऑक्सीजन, धातु का ऑक्साइड, ये कार्बन है और कार्बन अधातु होता है, और ये ऑक्साइड है, भी ऑक्साइड है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, एक कार्बन ऑक्साइड है यानी कार्बोनिक ऑक्साइड। तो देखिए जो अधातु का ऑक्साइड होता है ना, ये अम्ल अम्ल होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, बहुत ही बेसिक चीज है और बहुत ही अच्छा चीज है, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अभी भी पूछा है, आगे भी पूछेगा। धातु का सभी धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं, जबकि अधातु का ऑक्साइड अम्ल होता है, ठीक है। कि अधातु का ऑक्साइड जो होगा अम्ल होगा, और धातु का ऑक्साइड वो क्षार। पूछ रहा है निम्न में से कौन भस्म नहीं, क्षार या भस्म, क्या भस्म। तो देखिए धातु का, देखिए ये धातु है CaO, यहाँ भी हम आपको एग्जांपल बताए थे CaO, सी धातु है और ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया तो क्या होगा, ये भस्म होगा। NaCl क्या है, ये लवण है, आपको हम पिछला बार में बताएं, देखिए लवण है, HCl मिलकर NaCl लवण बनाता है, तो लवण है। NaOH, देखिए इसमें OH आयन है यानी भस्म है। Na2CO3, देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है, ये क्या है, भस्म है आपका। आप क्या देख रहे हैं, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, भस्म कौन नहीं है, तो लवण है, ये Cl। ठीक है, तो इसका क्या यही जाएगा, धातु का ऑक्साइड कहीं भी रहेगा वो भस्म होगा। देख रहे हैं, धातु का ऑक्साइड था, ये भस्म। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, कौन अम्ल है। तो अभी देखिए, अभी आपको क्या बताए थे कि अधातु अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे CO2 कार्बन है, ऑक्साइड है, कार्बन कार्बोनिक ऑक्साइड है, ये आपका अम्ल है। तो निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल कौन होगा, अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए। पता कीजिए, देखिए एक कॉपर है, कॉपर क्या है, धातु है, यहाँ पे आपका धातु और प्लस धातु प्लस ऑक्साइड, ये क्या देगा, भस्म देगा। अधातु रहेगा, अधातु का ऑक्साइड अम्ल देगा, धातु का ऑक्साइड भस्म देगा, ये तो भस्म हो गया। H2SO4, H2SO4 के बारे में जानते हैं, अम्ल होता है, क्या नाम ही है सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये हो गया। Na2 है, देखिए ये क्या है, धातु है और ये ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड क्या देता है, भस्म देता है, और ये कैल्शियम है और हाइड्रोक्साइड है, ये तो सिंपल है, हाइड्रोक्साइड है, ये आपका भस्म। आपका क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, तो देखिए ये आपका भस्म हुआ, तो हुआ नहीं, ये भी भस्म है, ये भी नहीं होगा, ये भी भस्म है, ये भी। आंसर देखिए, इस क्वेश्चन को आप तो सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं कि H2SO4 को अम्ल जानते हैं भाई जी, और ये अम्ल होगी, ठीक। लेकिन अगर आपको ये भी कोई धातु के फॉर्म में दे दे, अगर या इसके बारे में आपको अम्ल डायरेक्ट नहीं पता, H2SO4 तो आप डायरेक्ट जानते हैं कि अम्ल है, तो आप कैसे चेक करते थे, धातु के, धातु का ऑक्साइड, धातु का एच आयन है, तीन भस्म हुआ है, जानते हैं क्या, ठीक।
अधातु के, देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा, अधातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? तो देखिए अधातु, अधातु के ऑक्साइड को, अधातु के ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड को ये धातु रहता, धातु के ऑक्साइड को भस्म बोलता। अच्छा, ठीक है। ये अम्ल। उदासीन क्षार क्या होता? ये धातु होता, बस। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है, धातु और अधातु के ऑक्साइड। देखिए क्षारीय ऑक्साइड, अब देखिए ये सल्फर है। देखिए ये तो आपको नाइट्रोजन तो आपको पता है कि ये क्या है? धातु है। भस्म होगा, क्षार होगा। धातु और ऑक्साइड भस्म या कौन क्षारीय ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड भस्म क्षार होता है। क्षारीय ऑक्साइड क्या? एक मिनट, ये नाइट्रोजन धातु नहीं है। नाइट्रोजन जो है अधातु है। नाइट्रोजन है ना, अधातु है। अधातु का ऑक्साइड क्या देगा? अधातु का ऑक्साइड अभी हम बताए थे आपको, अम्ल देगा। ठीक, ये तो यहाँ देखिए सोडियम है, सोडियम धातु होता है, ये तो आपको मालूम। ये आपको मालूम क्या? सोडियम जो है धातु होता है। ये धातु हो गया और ये ऑक्साइड हो गया। देखिए अगर आपको नहीं भी मालूम धातु और अधातु, इसके बाद वाला रसायन, जो रसायन विज्ञान का चैप्टर है धातु और अधातु है, वो आप ये काफ़ी डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। ऐसे भी आप थोड़ी अभी बताएंगे तो कन्फ्यूज करेंगे आप। धातु है, सोडियम धातु है। जैसे देखिए धातु कौन कौन सी धातु है? सोडियम होगा, पोटेशियम होगा। पहले सोडियम लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सब धातु है। इसके बाद जिंक होगा, आपका कॉपर होगा, फेरस होगा, ये सब धातु। ठीक है। और धातु कौन होगा? कार्बन होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, ये सब आपका फास्फोरस होगा, ये सब आपका अधातु। ठीक है। तो देखिए धातु ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्या? अब देखिए ये भी क्या है? ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, यानी आपका भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी है। तो जो है अधातु का क्षार है, अधातु का ऑक्साइड है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल। नो अम्ल। देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा ढंग से समझिएगा तो आपकी काफी मजा आएगा चीजों को पढ़ने में, विजुलाइज हो जाएगा कि हाँ चीजें दिख रहा है मुझे। ये धातु है, ये भी धातु है, धातु सब धातु का ऑक्साइड है। क्या बोले थे? धातु का ऑक्साइड होता है, तीनों अम्ल है, तो यही तो बचा मेरा जो क्षार होगा। और ऐसे भी हम जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड भस्म, अगर ये नहीं मालूम है तो इसे हम निकाल लेंगे सर। ठीक है। ठीक है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर, नीला लिटमस यानी बी, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, क्या होगा? अम्ल। जब रेड को ब्लू करता तब ब्लू फॉर बेस, बेस को बोलते हैं भस्म। तो उल्टा हो जाएगा ना, ब्लू से रेड हो रहा है तो होगा अम्ल। नहीं बोल रहा है कि आपका कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच क्या होगा? तो जब नीले लिटमस, लिटमस रेड कर देगा वो अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच क्या होता है? का पीएच लेस देन 7 होगा। देखिए लेस देन 7, 10 बड़ा है, 7 भी बड़ा है, तो बराबर है 9 बड़ा है, तो ऑप्शन बचा 7 से कम। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? तो 5.6 से कम है। अम्लीय, अम्लीय वर्षा यानी अम्ल से 7 तो होगा नहीं, उदासीन होता है, यानी हमेशा होगा तो 7 से कम होगा। और जब 5.6 से कम होने लगता है तो वर्षा आ जाता है। आपका हमने बता, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए एसिटिक एसिड आपका है, अभी हमने आपको कई वाला इसका चार्ट भी हमने थ्योरी वाले क्लास में बता रखा है, वो चार्ट को ढंग से सारा क्वेश्चन। देखिए गंध का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl,
फार्मिक अम्ल ये कहाँ मिलता है? चींटी के डंक में, चींटी डंक में। और एसिटिक अम्ल यहीं सिरका में, सिरका या जब रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो वहाँ पे गोल गोल प्याज देगा जो लाल रंग का तरल में डूबा हुआ रहता है, वही सिरका होता है। आपको बोलते भी होंगे कभी सिरका वाला प्याज दीजिए, लाल रंग सिर एसिटिक एसिड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल या इसी को बोलते हैं हम क्या कि आपको मीथेनोइक अम्ल, मीथेनिक, तो क्या बोलते हैं? मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल बोलिए या मिथेनोइक। देखिए फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या मिलता है? टमाटर में, वो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में मिलता है। और मिथेनोइक एसिड वहीं लाल चीनी के डंक में, डंक में। सिट्रिक अम्ल क्या मिलता है? नारंगी में, अंगूर में। और इथेनॉल आपका अल्कोहल। और देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बता दिए थे, यहाँ आधा H2O होता है। जब CaSO4 में 2H2O रहता है तो ये जिप्सम कहलाता है। और इसी को गर्म करके जब हम CaSO4 में आधा H2O रहने देते हैं, ये हमारा प्लास्टर है, प्लास्टर है। ये आपका क्या है? जिप्सम। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकली? जिंक, देखिए जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल SO4 के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित गैस, मान के लिए दोनों अभिक्रिया किया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए आपको हम बताए थे कि अम्ल ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? धातु। क्या है? धातु। हम आपको बताए थे कि कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? वो H2O गैस, लवण बनाएगा और आपका H2 गैस निकालता है। थ्योरी में, थ्योरी में ये चीज़ें डिटेल से बताए, थ्योरी का वीडियो देखिए, सब चीज़ें आपको समझ में। जब हमने बताया था कि कोई अम्ल से अभिक्रिया है तो लवण उसके लवण बनाएगा। जैसे देखिए रिएक्शन कैसे करेगा? ZnSO4 बनाएगा, बस गैस बाहर। तो देखिए ये ZnSO4 क्या है? एक लवण है, गैस बाहर, गैस आपका बाहर मधुमक्खी का डंक एक अम्ल है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कौन है? तो मिथेनोइक। ठीक है। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटर में आता है, सिट्रिक अंगूर या नारंगी, एथेनोइक वहीं चींटी के डंक में, चींटी डंक या आपका मधुमक्खी का डंक में। ठीक है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? तो अम्ल वर्षा होने के कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निकलना ही अम्ल वर्षा होने के कारण है। देखिएगा हमेशा आपको सल्फर, जब अम्लीय वर्षा हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो क्षारीय प्रकृति का होता है। आपको हम बताए थे कि जब हम शुगर, कोई भी स्टार्च या शुगर यानी चीन शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ करते हैं, खाते हैं, तो हमारे वो हमारे मुंह में अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। और अम्ल हमारा मुंह का लार जो रहता है वो उसको उसके साथ अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है। और अम्ल बनाता है और एक सीमा से अधिक अम्ल बन जाएगा तो हमारे दांतों को क्षय करने लगता है, हमारे दांतों को क्षय करता है। तो जो अम्ल अधिक बन जाता है उस अम्ल को कम करेंगे ताकि हमारा दांत से सुरक्षित रहे। तो अम्ल को कम करने के लिए क्या, जब वहाँ पे आप ले जाकर भस्म दे, खार दे दीजिए। तो उसी अम्लीयता को कम करने के लिए हम सुबह सुबह उठकर टूथब्रश यानी पेस्ट से ब्रश करते हैं। क्यों? कि पेस्ट में बेस होता है यानी भस्म होता है, तो हम भस्म देते हैं ताकि मुंह में अम्ल होता है क्या होगा?
अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ये अगर 7 है तो इधर अम्लीय होता है, यानी 7 कम होगा, यानी से कम। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको हम बताए थे, Na2CO3 और प्लस 10 चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं? सोडा बोलते हैं, 10। ठीक है, ये 10H2 होगा। अगर एक Na2SO4 और 10H2O रहेगा, यानी सल्फर रहे या कार्बोनेट रहे, ये ध्रुवीय सोडा हुआ। जब ये रहेगा सोडियम सल्फेट 10H2O रहेगा, तो इसको ग्लोबल ग्लोबर ग्लोबर लवण बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर ऑप्शन में आप दोनों दे दें तो आपको हमेशा याद रखिए कार्बोनेट वाला ही धुआं होता है। ठीक है, और ये आपका ग्लोबल लवण में सल्फेट। हाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी ये हवा सोडा है, खाने वाला सोडा, हवा सोडा। ऑप्शन वाले पे थोड़ा सा नजर रखिएगा ना, सब चीज़ रिवीजन हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ ना, इसको भकरा चूना बोलते हैं, ब्लैक लाइन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया ये सोडा, ये खावा। निम्नलिखित में से कौन लवण है? लवण देखिए, HCl क्या है? ये अम्ल है। NOH क्या है? भस्म है। K2SO4 क्या है? यही लवण है। SO4 लवण है। ये OH है, ये क्या देख रहे हैं? 3 ए भस्म, ए भस्म, ए भस्म, यानी ये तो लवण है, भस्म लवण है, ये लवण है, सब भस्म। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आपको बताए थे, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि इधर अम्ल होगा, इधर क्षार होगा, बस 7 का जो मान। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच काम करता है? जब हम क्वेश्चन, अब जब आपको थ्योरी बता रहे थे तो हम बताए थे 7.7 से 7.8 के बीच में हमारा शरीर इसी पीएच पे काम करता है। ठीक है, मैं आपको बताए थे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपका मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तब हम आपको बताए थे। ठीक है, रक्त का जैसा 7.4 होता है, ठीक है, मूत्र का 6.5 के आसपास में होता है। ठीक है, अम्लीय होता है बेस 7 से लेकर 7.8 तक हमारा शरीर इसी पीएच रेंज। ज़्यादा कम में होगा तो प्रॉब्लम होगा, जैसे इससे कम ज़्यादा हो गया तो एसिड। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? आपको बताए थे कि CaOH का होल 2, इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना हुआ चूना या स्लैक लाइन। इसी का उपयोग हम सफेदी करने के लिए करते हैं। पेज का हो, हम वहाँ पे थ्योरी में भी बताए थे क्यों हम इसी का उपयोग करते हैं। आप थ्योरी नहीं देखे ताकि वीडियो, ये थ्योरी वाला आपको क्लियर समझ, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा ना, वो आपका CO2 से अभिक्रिया कर लेता है, जो वायुमंडल में, जैसे हम दीवार पे सफेदी कर दिए, तो दीवार पे वो है, तो दीवार में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया ना, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और H2O बनाता है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट जो बनाता है ना दीवार पे, ये चमक बढ़ा देता है और दीवार का चमक बढ़ जाता है ना सर। ये देखिए, NaOH क्या है? कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। एक है NaSCO3, NaHCO3 क्या है आपका? हवा सोडा, हवा सोडा, कैल्शियम ये आपका है। जो एक छात्र जांच प्रणाली में एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी बाइकार्बोनेट तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बिंदु मिलाता है, तो लिखित में कौन सा दिखेगा? ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, एक छात्र जांच प्रणाली में किए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के सार्वभौमिक है, इसमें कौन सा रंग दिखेगा? इसमें नीला दिखेगा। क्यों नीला दिखेगा? कि देखिए, ये क्या होता है, ये भस्म प्रकृति का होता है, भस्म या क्षार प्रकृति। क्षार का क्या बताएं?
जब उसमें सूचक डालिएगा तो उसका नीला दिखेगा, नीला रंग होगा। देखिए जब भस्म भस्म में जब फिनोल्फ्थालीन डाल लेते हैं तो नारंगी हो जाता है, फिनोल्फ्थालीन गुलाबी होगा, फिनोल्फ्थालीन में गुलाबी होगा, पीला मिथाइल ऑरेंज में डालते हैं, ORY था ना, ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो रेड होगा अम्ल के साथ, और वाई येलो होगा आपका भस्म के साथ। ठीक है, तो आपका नीला होता है। जब लिटमस मिलियन ना तो ये होता है, नौ क्षारीय हो, तब मिलियन का रंग होगा। जब लिटमस मिलियन ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, क्या होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा, उदासीन होगा तो उसका कलर क्या होना चाहिए, कलर बैगनी होना, कलर बैगनी होना चाहिए। कलर बैगनी। अब देखिए इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रयोग किया जाता है। तो आपको हम बताए थे जिप्सम जो होता है CaSO4 2H को वही तो गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaSO4 और आधा H2O मिलता है, तो बोलते हैं जिप्सम, और इसको पेरिस। किस रासायनिक यौगिक को जिप्सम को गर्म कर, विरंजक चून का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। चूना पत्थर किसको बोलते हैं, ओ, क्या चूना किसको बोलते हैं, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल क्या बोले थे, HCl, HNO3 और H2SO4 दिख रहा है, H2SO4। तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है, एक नंबर में, दो में, सबसे ज्यादा प्रबल, देखिए एस, यहाँ पे देखिए, यहाँ तीनों दिया है और सभी भी ऑप्शन दिए, सभी प्रबल हैं, कौन प्रबल है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन प्रबल है। देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर ये हो जाना चाहिए, तो पूछा निम्न में कौन प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, यही पूछता निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रबल है, अगर पूछता सबसे अधिक, क्या पूछता कि सबसे अधिक प्रबल कौन है, तब आप हमको एस मार दीजिए। देखिए इस चीज को देख लीजिए, आपको कंफ्यूजन कर सकता है कि आप किसको मारे, और आता हुआ क्वेश्चन आपको गलत कर देगा। 1, 2 और 3 पूछ रहा है निम्न में कौन प्रबल है, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है, ठीक है? प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल, यानी सभी प्रबल। और यही क्वेश्चन में यहां लगा था, निम्न में कौन सबसे अधिक प्रबल है, अगर पूछ देता सबसे अधिक प्रबल कौन है, वो इसके मार सभी भी प्रबल। हरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हरिया क्या होता है, CaCO3। ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और CaOH ये आपका आंसर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 को हरिया भी बोलते हैं, या संगमरमर, ठीक है। NaOH क्या है, तो देखिए Na और OH क्या है, तो Na और OH आयन जिस कंपाउंड में रहता है तो क्या होता है, क्षार होता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पे घोल का रंग देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट, CO3।
जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज डालना है हमको। क्या डालना है? मिथाइल ऑरेंज डाल। मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पे घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा? देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट, मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो आपको क्या बताए थे? ORY, नहीं बताया था ना? मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल में जाए, अम्ल के विलयन में होगा तो रेड देगा, जब क्षारीय विलयन होगा तो येलो, यानी कि R4 क्या है? रेड यानी लाल, और ये क्या है? पीला। ठीक है, वो बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के घोल में, सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक इन नेचर है, बेसिक भस्म है, तो आपको क्या देगा? पीला देगा, यानी का पीला दे देगा वो। ऑरेंज को डालेंगे तो आपको पीला। ठीक है, कैसे, क्यों पीला देगा? क्योंकि भस्म है, भस्म में ORY आप याद रखिए। मिथाइल ऑरेंज जब अम्ल वाले में डालेगा तो रेड देगा, और क्षार वाले में किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। ये हो जाएगा तो अम्ल का, 7 से अधिक है तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जब हम आपको रवाकरण पढ़ा रहे थे, रवाकरण, तब हम आपको बताए थे 3-4 कंपाउंड के बारे में। पहला ये बताए थे कि CuS, देखिए ढंग से देखिएगा, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, और एक आपको बताए थे हम कि CuSO4, देखिए ये तो 5H2O था, एक ये क्या है? तो बोले थे नीला थोथा, नीला थोथा या तूतिया भी बोलते हैं, या भी बोलते हैं। CuSO4 5H2O, रवाकरण मतलब उसमें वाटर का, जल का मॉलिक्यूल होता है, इसमें जल का मॉलिक्यूल क्या है? 5 है। Cu, ध्यान रखिएगा यहाँ Cu है, CuSO4 5। ठीक है, 3-4 और हम नाम बताए थे इसमें रवाकरण। देखिए एक तो आपको CuSO4 को 5H2, एक आपको ये बताया था Na2CO3 10H2O। ठीक, के बाद बताया CaSO4 2H2O, के बाद बताया था CaSO4 हाफ H2O। देख रहे हैं, तो सब में रवाकरण का जल है, इसलिए रवाकरण वाला जगह पे हमने बताया था। यहाँ पर Cu है, यहाँ CaO है, ध्यान रखिएगा। जिप्सम में कैल्शियम होता है, और यहाँ पे जब नीला थोथा होता है इसमें कॉपर होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, एक ही साथ ये दोनों दे देगा तो कंफ्यूज, यहाँ तो सब Cu है, मान के लिए कहीं CaO दे देता तब आपको कंफ्यूजन हो जाता है क्या होता है। तो अभी हमेशा नीला थोथा में कॉपर होता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट का ये प्लास्टर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होकर क्लोराइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? देखिए सोडियम क्लोराइड है NaC, विद्युत धारा प्रवाहित करने में वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कास्टिक है, कास्टिक। आपको जब हम लवण पढ़ा रहे थे तो कास्टिक सोडा कैसे बनता है, और एक कौन सा मेथड है आपको बताए थे, क्या था? क्लोर क्षार विधि, क्लोर क्षार विधि। आपको इसको बना के आपको बताए थे हम कि Cl- एक बनता है, Na बनता है प्लस, और यही NaH2O से अभिक्रिया करके आपको NaOH बना देता है, कास्टिक सोडा होता है। तो क्योंकि हम क्लोरीन का यूज करते हैं और सोडियम अल्कली होता है, इसलिए क्लोर क्लोरीन के लिए क्षार आपका सोडियम है, और क्लोर क्षार क्लोर अल्कली मेथड बोलते थे।
तो जब हमने पढ़ाया था उस समय आपको इसके बारे में पर थ्योरी वाले क्लास में देखिए, आप देखे होंगे नोट में देखिए। निम्नलिखित में कौन सही है? अब देखिए Na2CO3 है, Na2CO3 है, क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा होता है। धोने वाला सोडा में कितना जल का मोलिक्यूल होता है? तो 10 होता है। तो Na10 धोवन सोडा या जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है, कौन सा उत्पाद बनाता है? तो देखिए इसके लिए क्या बेसिक, हमने आपको थ्योरी के समय बताया कोई भी ये क्या है? भस्म है। भस्म धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? भस्म धातु से अभिक्रिया बनाएगा तो वो तो धातु के वनस्पत वो ये बनाएगा और H2 गैस बाहर निकालेगा। ठीक है, तो H2 गैस तो यहाँ कॉमन है कि बाहर निकलेगा। तो देखिए सब में H2 गैस निकल बताए थे। धातु के संबंधित यौन बनाएगा, ये आपका NaOZN बनाएगा, कुछ ऐसा बनाएगा। ऐसा ही प्रोडक्ट है Na2ZNO ZNO NaOZNO क्या बनाएगा ये? Zn यानी NaZNO ZNO2 Zn में तो जिंक में दो ये बना लेगा Na2ZNO। ये आपका बनाना चाहिए, कंफर्म कर लेता हूँ। Na2ZNO2 देखिए जब ये Na2ZNO2 हाँ सही है। देखिए Na2ZNO2 प्लस H2 का कैसे कि जब H2 गैस तो निकलना है इसमें और आपका जब Zn मिलेगा तो Na2O2 Na2Zn का O2 आएगा तो ये वाला आपका कंपाउंड बनेगा, ये वाला बन Na2Zn प्लस H2। लिटमस मिलियन बैंगनी रजक होता है जिसमें निकाला जाता है, तो आपको बताए थे लाइकेन के पौधे से इसे निकाला जाता है। जब तीनों क्या है? प्राकृतिक, लाइक चारों प्राकृतिक। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल यानी रेड को जब ब्लू कर देता है तो क्या होता है? भस्म होता है। 20 देश और भस्म होगा। तब 7 से अधिक होना चाहिए। देखिए 7 है, 5 है, नहीं है 7 से अधिक 10 तो ओके। इसके साथ ही इसका मैराथन समाप्त होता है और ये चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव थे अम्ल भस्म और क्षार जो रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 था कंप्लीट होता है। और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हुआ होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आए और प्यार दें ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना के लाएं और आपसे और बेहतर से एग्जाम आपको आराम मिले और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिले। और वैसे स्टूडेंट जो क्लास या कोचिंग नहीं जुड़ पाते, अच्छी जगह नहीं पढ़ पा रहे हैं, गांव में सुदूर गांव क्षेत्रों में रह रहे हैं, के पास कोचिंग संस्थान नहीं है, सब यहाँ से लाभ उठा सकते। थैंक यू वॉचिंग।